देखिए यहाँ केमिस्ट्री में नया चैप्टर सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। सॉलिड स्टेट जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 12th का। तो यहाँ से देखिए इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं और ये छोटा सा चैप्टर है, आपको बता चुके हैं पहले ही। और इसमें हम लोगों को ज़्यादातर थ्योरी ही पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट के बारे में, मैटर का जो स्टेट होता है फिजिकल सॉलिड स्टेट, उसी के बारे में डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, डिफिनीसन है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है और उसमें भी आपका जो मैथमेटिकल टर्म्स है वो थोड़ा सा आएगा आगे चल के। अभी आपको देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता रहे हैं, समझते चलिए और नोट्स करते चलिएगा इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ लिखा गया है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, है ना। मैटर का सॉलिड स्टेट, ये आपका चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैप्टर का। तो लिखा गया है सॉलिड स्टेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर बिसाइड्स लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। कहा गया कि ये जो है, आप समझ ही रहे होंगे कि ये किसी मैटर का एक स्टेट होता है, ये सॉलिड स्टेट, बिसाइड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और आगे कहा गया इन केस ऑफ सॉलिड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग and empty spaces between the atoms, ions, molecules is very less। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया सॉलिड स्टेट का, आप इसको नोट करते चलिएगा। सॉलिड के बारे में देखिए यहाँ से बताना स्टार्ट किए हैं। कहा गया है कि सब्सटेंस विच हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड। मतलब कहा गया एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम और शेप साइज वगैरह डिफिनिट होता है, चेंज नहीं करता है, तो उसको हम लोग सॉलिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना है, सॉलिड के बारे में ही चर्चा होगा इस चैप्टर में। तो आगे देखिए यहाँ पे फिर हेडिंग दिया गया एक छोटा सा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट का जनरल सामान्य जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो उसको देखिए यहाँ बताया गया है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहें या कैरेक्टरिस्टिक कहें सॉलिड का, वो होता है कि ये डिफिनिट मास वॉल्यूम से होता है इसका, क्योंकि डिफिनीशन में ही बताया गया था। मतलब सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी लिखा गया है कि दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। आगे कहा गया है दूसरा पॉइंट में हाई डेंसिटी, मतलब सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है। आप देखते होंगे कि सॉलिड को कहीं लिक्विड में डालने के बाद वो नीचे डूब जाता है ना, तो हाई डेंसिटी की वजह से। तीसरा है आपका लो कंप्रेसिबिलिटी, इसका कंप्रेसिबिलिटी लो होता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी हाई होता है। चौथा प्रॉपर्टी है कि ये रिजिड होता है, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी है कि डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इसका शेप वॉल्यूम डिफिनिट होता है, चेंज नहीं करता है। इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका शेप और वॉल्यूम ये सब डिफिनिट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में 5 पॉइंट बता दिए, इसको नोट करिए। यहाँ देखिए अगला हेडिंग फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का बंटवारा है ना, कितने टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया। तो मेनली 2 तरह से क्लासिफाइड करके सॉलिड को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आपका बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी पर क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड को पहला क्लासिफिकेशन में। और दूसरा में बेस्ड ऑन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बॉइल्डिंग ब्लॉक, है ना। ये भी एक तरह का इसका क्लासिफिकेशन है सेकंड, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बॉइल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसको लिख लेना है आपको। और देखिए फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाले को ही यहाँ पर हम लोग लेकर आगे चलेंगे, पढ़ना है। तो पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। तो इसके प्रॉपर्टीज पर सॉलिड को कितने टाइप से बांटा गया है, तो 2 तरह से बांटा गया है। देखिए यहाँ लिखा गया है बेस्ड ऑन दियर वेरियस प्रॉपर्टी सॉलिड्स आर 2 टाइप्स एज फॉलोइंग। मतलब इसके वेरियस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको 2 तरह से बांटा गया है, कहा गया यहाँ। पहला है क्रिस्टलिन सॉलिड, ध्यान देना है यहाँ से, क्योंकि यही सब कंटिन्यू होगा हम लोग का ये चैप्टर। क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा एमरफस सॉलिड, जिसको नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिस्टलिन सॉलिड और एमरफस सॉलिड 2 तरह से सॉलिड को यहाँ बांटा गया इसके वेरियस प्रॉपर्टी पर।
अब यहाँ से देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड का डिफिनीशन बताया गया है, क्या डिफिनीशन होता है। तो यहाँ लिखा गया है क्रिस्टलीन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल इन विच द स्ट्रक्चर पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली ज्योमेट्रिक पैटर्न इन ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। मतलब एक ऐसा कहा गया कि एक ऐसा सॉलिड जिसको हम लोग कंसिस्ट करते हैं, उसके स्ट्रक्चरल का मतलब एटम मॉलिक्यूल्स आयंस का एक खास क्रम में अरेंजमेंट ऑर्डर के साथ ज्योमेट्रिक पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क में किया जाए, उसको क्रिस्टलीन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, तो दैट इज लिखा गया कि रेगुलर स्ट्रक्चर सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलीन सॉलिड। मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट, जो जनरल सॉल्ट आप देखते हैं, ये क्रिस्टलीन सॉलिड का एग्जांपल है। KCl सीजियन क्लोराइड, CaCl जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है क्रिस्टलीन सॉलिड के। अब यहाँ से हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड को ही कंटिन्यू करेंगे, इसी सॉलिड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सॉलिड है जो कि जिसका शेप साइज वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग उसी सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो और शेप साइज भी डिफिनिट हो। तो क्रिस्टलीन सॉलिड का वॉल्यूम, शेप साइज वगैरह डिफिनिट होता है, तो इसी सॉलिड को हम लोग पढ़ेंगे। एमॉर्फस सॉलिड नॉन क्रिस्टलीन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, इसका वॉल्यूम शेप साइज चेंज होता है। अब इसका डिफिनीशन जानेंगे ज़रूर, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा इसको मिटाने के बाद देखेंगे इसका डिफिनीशन, और इन दोनों सॉलिड में क्या डिफरेंट है ये जानने के बाद हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड को कंटिन्यू करेंगे। मतलब साफ है कि इस चैप्टर में हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड को ही स्टडी करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड को, जो कि है यहाँ नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड, है ना, जिसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। तो इसको पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना है, डिफिनीशन इसको जब हम लोग डिफिनीशन को रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ लिखा गया है ए सॉलिड हैव ए इर्रेगुलर स्ट्रक्चर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड properties are not that sharp, various difference are listed in table below, है ना। कहा गया कि ये इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और इसका प्रॉपर्टी जो है शार्प वेरियस नहीं होता है, बहुत डिफरेंस होता है क्रिस्टलीन सॉलिड के रिस्पेक्ट में, जो कि यहाँ टेबल में यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो टेबल को तो रीड करेंगे, देखेंगे। पहले इस एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए बताया गया है कि रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रेड फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब जो है आपका एमॉर्फस सॉलिड का बेहतर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये पूछा जाता है कि बताइए जो है रबर कैसा एग्जाम्पल है, तो एमॉर्फस सॉलिड का ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल को। ठीक है, आजकल देख ही रहे हैं आप लोग 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। CBSE के भी नए पैटर्न में 50% ऑब्जेक्टिव होने वाला है। बिहार बोर्ड में तो पहले ही से है, और यूपी बोर्ड में भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव का ऑप्शनल का जो काउंटिंग है बढ़ा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो है आपका सही होना चाहिए हर एक पॉइंट पर, तो एग्जाम्पल ध्यान देना है। अब डिफरेंस को चलिए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन एमॉर्फस सॉलिड, है ना, क्रिस्टलीन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस को आइए समझते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिए है, टेबल को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं, एक टेबल लेकर, जिसमें एक पार्ट में प्रॉपर्टी, दूसरे में क्रिस्टलीन और तीसरे पार्ट में एमॉर्फस सॉलिड लिखा गया है। इसमें जो फर्स्ट है वो शेप है, शेप प्रॉपर्टी है, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट है, हीट एंड फ्यूजन है, फोर्थ एनिजोट्रॉपी है, एक प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का, और 5वां नेचर है। इसी तरह से टेबल आपको ड्रॉ करना है और इसमें सब पॉइंट को इसी तरह लिखना है। तो शार्प में जो है शेप में क्रिस्टलीन सॉलिड के लिए जो है देखिए लिखा गया है कि डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है,
और एमरफस सॉलिड में इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, इसमें रेगुलर मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका शेप जो है ज्योमेट्रिकल शेप डिफाइंड होता है, और इसमें जो है डिफिनिट नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए लिखा गया दे हैज ए डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होता है और इसका नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए कि हीट फ्यूजन के लिए, हीट या फ्यूजन इसको बोल सकते हैं, ये 3rd नंबर प्रॉपर्टी है। इसमें लिखा गया दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। अब एनिसोट्रॉपी में देखिए, एनिसोट्रॉपी इन नेचर, ये नेचर में एनिसोट्रॉपी होता है, जबकि आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेचर में देखिए ये ट्रू सॉलिड है, जबकि ये सूडो सॉलिड है, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड होता है एक तरह से ये एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो जैसे रबर वगैरह प्लास्टिक को हीट जो ही देंगे तो पिघलने लगेगा, आप जानते ही हैं। नेचर में सुपर कोल्ड लिक्विड जैसा बिहेव करता है, जबकि ये सब ट्रू सॉलिड होता है, जैसे सॉल्ट हो गया है, जनरल सॉल्ट एग्जांपल लिए थे। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को इस चैप्टर में क्रिस्टलिन सॉलिड ही पढ़ना है, बोल रहे थे पहले ही। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट क्रिस्टलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड को चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा गया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड के टाइप्स को यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, हर एक टाइप का चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइप में लिखा गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिखा गया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बाउंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेकेंड टाइप में लिखाया गया आयनिक सॉलिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, और चौथा है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो ये 4 तरह के टाइप्स हैं क्रिस्टलिन सॉलिड के, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। ये ध्यान रखना है, क्रिस्टलिन सॉलिड को ही पढ़ना है। इसको क्लासीफाइड कर चुके हैं 4 टाइप में, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। ये ध्यान रखना है, याद रखना है चीज़ों को, तो आपको ये चैप्टर जो है कमांड हो जाएगा इस चैप्टर पर। नहीं याद रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए यहाँ 3 टाइप का बता रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बाउंडेड। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, हर एक टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड को डिफाइन करना होगा। और क्या, तो देखिए पहला में जो है डिफाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। आप लिखते चलिएगा, जिस तरह से यहाँ लिख रहे हैं नोट्स तैयार होगा तो उसको आप पढ़िएगा एग्जाम टाइम में। शॉर्ट नोट्स है ये, मतलब ये एनसीईआरटी में तो सब कुछ है ही, उसको तो रीड करते ही रहना है जब बता लेंगे ये, ठीक है। लेकिन ये जो आपका है ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहा है, जो कि आप कम समय में चीज़ों को अच्छा से समझ पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन बनेगा, है ना, इस थ्योरी से। तो देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन किए हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप्स हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बाउंडेड। तो चलिए नॉन पोलर को देखते हैं। दे कंप्रीज ऑफ आइदर एटम्स फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, या जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बाउंड, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन। ये सब जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है नॉन पोलर होते हैं, और इस वजह से ये सब जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। सेकेंड जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर का जो है जो पोलराइज हो, आपको बताया गया है पोलर का कॉन्सेप्ट, नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट, जिसमें डाइपोल का वैल्यू 0 नहीं हो, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, वो पोलर होता है। और जिसका डाइपोल वैल्यू, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, वो नॉन पोलर होता है। होमोजेनियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, हेट्रोजेनियस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स में HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है। तो क्योंकि कोवैलेंट बाउंड ये बनाता है, पोलर कोवैलेंट बाउंड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया ये। थर्ड में हाइड्रोजन बाउंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बाउंडिंग, केमिकल बाउंडिंग में आपको 11th क्लास में बताया गया होगा। जैसे देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवैलेंट बाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, है ना।
हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन कह सकते हैं ट्रिक के फॉर्म में कि खून के साथ जब बॉन्ड बनाए, ये 3 एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है तो हाइड्रोजन बाउंड बनाता है, और इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोजन बाउंडेड मॉलिकुलर सॉलिड कहलाएंगे। अब यहाँ बात आता है कि मॉलिकुलर सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा हो, है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखिए यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, यही है आपका मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड का यह स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास हुआ है। एक ऐसा शीट लिया गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपका शीट पर रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जो कि ये आपका मॉलिकुलर सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, ये बना करके और लिख लीजिएगा नीचे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप क्रिस्टलिन का कंप्लीट किए हम लोग। अब बचता है आयनिक सॉलिड। तो चलिए आयनिक सॉलिड को देखते हैं, मेटेलिक सॉलिड को, वैलेंट सॉलिड को समझते हैं क्या है और इसको मिटाते हैं पहले, तब इसको न स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आयनिक सॉलिड को। आयनिक सॉलिड सेकेंड नंबर है ये। तो आयनिक सॉलिड में देखिए कहा गया है यहाँ, आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड एंड सच सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, CaF2 एक्सेट्रा, ये सब जो है आयनिक सॉलिड के बेस्ट एग्जांपल हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड का डिफिनीशन लिखिए, साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है केटायन एनायन का, जिसमें जो है आपका स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए, देख लेते हैं NaCl का। तो मान लेते हैं कि Na के लिए, सोडियम के लिए जो है बड़ा वाला ये प्लस स्फेरिकल कैटायनिक हो गया सोडियम के लिए, और क्लोरीन आयन के लिए हो गया छोटा सा एक। ठीक है, तो इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग देखिए यहाँ करेंगे। स्ट्रक्चर में एक छोटा सा पहले बनाएंगे, ये Cl हो गया, और ये चलिए बड़ा से ले लेते हैं, बड़ा वाला हो गया ये छोटा, फिर बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, फिर इसी तरह से छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, किसके लिए, NaCl के लिए। तो इसको बना लेना है इस तरह से रेगुलर वे से समझते हुए। ये स्ट्रक्चर हो गया NaCl का, जो कि आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है ये। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या, हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका क्रिस्टलिन सॉलिड का, जिसका एक टाइप है आयनिक सॉलिड, और ये इस तरह से लिखिए। थर्ड टाइप मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड को समझिए यहाँ, मेटल्स आर ऑर्डरली collection of positive ions surrounded by the held together by a sea of free electrons. These electrons are mobile and eventually spread out throughout the crystals. तो ये मेटेलिक सॉलिड का एक डिफिनीशन हो गया। यहाँ से स्ट्रक्चर चलिए देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक सॉलिड। एक शीट लीजिए और शीट पर पॉजिटिव ऐसे पहले दिखाइए, क्योंकि आपको पता है कि मेटेलिक शीट पर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कंडक्टर सॉलिड, कंडक्टिंग सॉलिड भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए ये पॉजिटिव आयन के इस तरह साथ। ये स्ट्रक्चर हो गया मेटेलिक सॉलिड का। आगे देखिए 4 नंबर है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, इसको भी समझिए। यहाँ पर कहा गया ए कोवैलेंट सॉलिड इज ए गेन मॉलिक्यूल्स हैविंग ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, देयरफॉर
They are also called Ghent molecules. Covalent bond are stronger and direction in nature. Therefore, atoms are held very strongly at their positions. Such solids are very hard and brittle. For example, silica, diamond, graphite, कोरंडम Al2O3 होता है फार्मूला कोरंडम का Al2O3। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड का। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाना हो, चलिए बनाते हैं। ध्यान से आप देख रहे होंगे, इस तरह से बनाते जाइए साथ में। ये जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। अगर यहाँ आपको बनाना है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो इस तरह बनेगा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। इसी से साइमेट्रिक नीचे चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह से नीचे आगे बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ ये जो देख रहे हैं ये बाउंड है आपका वांडरवाल बाउंड। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो अभी तक हम लोग जो है कोवैलेंट बाउंड नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड तक चर्चा किए। तो ये पूरा टाइप्स जो है हम लोग देख रहे थे अभी किसके लिए, तो क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए। ये पूरा आप नोट करिए, ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे बता रहे हैं लिखते जाना है। आगे कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो समझेंगे अच्छा से उसको, इसको अभी नोट करना है और कोई उपाय नहीं है, लिखते जाना है। समझ में सब आ रहा है, इसको मिटाएं और आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम लोग क्रिस्टल क्या है, स्पेस लाइटिक के बारे में जानेंगे, क्या है यूनिट क्या होता है ना, ये सब के बारे में मिटाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए क्रिस्टल के बारे में देखते हैं, क्रिस्टल क्या है। तो क्रिस्टल को देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज द क्रिस्टल लाइटिक, या इसको स्पेस लाइटिक भी बोलते हैं। मतलब कहा गया कि एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी पार्टिकल्स का, जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, या इसको क्रिस्टल लाइटिक भी बोलते हैं, स्पेस लाइटिक के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी पार्टिकल का, जैसे क्यूब है, क्यूबिकल फॉर्म भी 3 डायमेंशन होता है, उसी तरह से ये होता है जिसको क्रिस्टल बोला जाता है। अब यहाँ पर लाइटिक पॉइंट क्या है, चलिए समझते हैं, ठीक है। इसी लाइटिक पॉइंट से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। द पॉइंट एट विच द पार्टिकल्स आर लोकेटेड आर कॉल्ड द लाइटिक पॉइंट। मतलब कहा गया कि वो पॉइंट जिससे पार्टिकल को लोकेट किया जाता है उसको लाइटिक पॉइंट कहा जाता है। Thus, a crystal lattice may be defined
एज द रेगुलर नेटवर्क ऑफ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स इन क्रिस्टल। ठीक है, समझ में बात आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए नया हेडिंग एक दिया गया है यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल और स्पेसलाइटिक, है ना। मतलब ये क्रिस्टल या स्पेसलाइटिक जिसको बोला जा रहा है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखेंगे, मतलब इसका कुछ प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया ईच पॉइंट इन ए लाइटिक इज कॉल्ड लाइटिक पॉइंट या लाइटिक साइट। हर एक पॉइंट जिससे कि फॉर्मेशन हुआ है क्रिस्टल का, उसको हम लोग लाइटिक बोलते हैं या लाइटिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहा गया सेकेंड पॉइंट में ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लाइटिक रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम और ए मॉलिक्यूल्स, या ब्रैकेट में लिखा गया ग्रुप ऑफ एटम ही मॉलिक्यूल्स होता है, और एन आयंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा गया एवरी लाइटिक पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग एक्सेप्ट दोज विच आर ऑन द सरफेस और कॉर्नर ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, नोट करते जाना है इसी तरह से ये पॉइंट। 4 में लिखा गया लाइटिक पॉइंट आर ज्वाइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइटिक पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाता है टू बिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लाइटिक। दिज लाइन डू नॉट आउट द ज्योमेट्री ऑफ लाइटिक, दिज लाइन डू नॉट रिप्रेजेंट केमिकल बाउंड। मतलब कहा गया जो लाइटिक जो है मिल करके स्पेस लाइटिक का फॉर्मेशन करते हैं, आगे चल के यूनिट सेल देखिए यहाँ लिखा गया है, तो उसमें जो लाइन ज्वाइन होता है स्ट्रेट लाइन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है लाइटिक पॉइंट्स जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो ज्योमेट्रिकल लाइन होता है एक्चुअल में, वो केमिकल बाउंड नहीं होता है। ठीक है, लिख लेना है। अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगा, इम्पोर्टेंट टर्म है अब यहाँ से इस चैप्टर का यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हेडिंग दीजिए यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बात होगा। अब तो यहाँ से पहले अभी इन्फॉर्मेशन ये सब था, यहाँ से आपका ये चैप्टर एक तरह से कहिए तो कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का मतलब कि यहाँ से ही अब आगे चलेंगे तो जो है क्वेश्चन बनेगा, कह सकते हैं एक तरह से। क्वेश्चन का मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनने लगता है यहाँ के बाद। तो पहले इसको समझते हैं कि यूनिट सेल क्या है। तो लिखा गया है कि द सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लाइटिक which when repeated over and again in different direction produce the complete space lightic is called unit cell। इसके लिए समझिए यूनिट सेल के लिए कहा गया कि स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है एक तरह से जो एक स्पेस लाइटिक को कंप्लीट करता है ना, जिसको रिप्रेजेंट यहाँ पर देखिए कर रहे हैं यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल के लिए हम लोग को एक क्यूब का फॉर्मेशन करना होता है इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे क्यूब बना दिए हैं, ये एक तरह का क्यूब है, आप समझ पा रहे होंगे। अब इस क्यूब में जो इसका कॉर्नर्स है क्यूब का, हर एक कॉर्नर पर लाइटिक पॉइंट होता है। देखिए ये लाइटिक पॉइंट्स। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं लाइटिक पॉइंट जो है यही लाइटिक पॉइंट से मिलकर यूनिट सेल बनता है, जो कि एक तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्यूब फॉर्म में है। तो समझ में बात आ रहा होगा, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी बनाइएगा, इस तरह से जैसे बनाया गया। ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है लाइटिक पॉइंट्स जो है यहाँ ज्वाइन है एक दूसरे के साथ। ये ज्वाइन स्ट्रेट लाइन से है, जो कि इधर सब पॉइंट्स में लिखा गया है। अब ये ज्योमेट्रिकल लाइन है, ये नहीं सोचना है कि ये केमिकल बाउंड है। ये हर एक लाइटिक पॉइंट से जो ये लाइन दिखाया गया है, एक ज्योमेट्री तैयार हुआ है 3 डायमेंशनल क्यूबिकल, इसको यूनिट सेल कहा जा रहा है। इसमें हर एक पॉइंट जो है यहाँ जो दिख रहा है, ये आपका लाइटिक पॉइंट है। और ये एक क्रिस्टल सॉलिड का फर्स्ट सेल होता है, इसीलिए इसको यूनिट सेल बोलते हैं, है ना।
अब इसी यूनिट सेल से मिल करके एक लैटिक बनेगा, है ना, स्पेस लैटिक का फॉर्मेशन होगा, और वो स्पेस लैटिक जो है आपका फॉर्मेशन पूरे क्रिस्टल का करता है। एक तरह से बात समझ में आ रहा होगा, मतलब सॉलिड के यूनिट सेल को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग। अब यहाँ स्पेस लैटिक को देखना है तो भी देख लीजिए। स्पेस लैटिक में बहुत सारा इस तरह से यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन होता है, और यूनिट सेल बहुत सारा लैटिक पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। 3D देख रहे हैं आप क्यूबिकल फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए हम लोग समझ रहे हैं इस तरह से बहुत सारा जो है यूनिट सेल से मिल करके और एक लैटिक स्पेस लैटिक बनता है, जिसमें बहुत सारा यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये देखिए कि यूनिट सेल हो गया, यूनिट सेल का ये सामने वाला फेस केवल दिख रहा है, ये यूनिट सेल है। तो सो मेनी यूनिट सेल से यहाँ मिल करके एक स्पेस लैटिक का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए 4 ये जो लैटिक पॉइंट है इससे मिलकर एक यूनिट सेल, ये बहुत सारा यूनिट सेल यहाँ दिख रहा है आपको, ये यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल। तो सो मेनी यूनिट सेल से यहाँ स्पेस लैटिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर, ये है आपका स्पेस लैटिक। तो लिख दे रहे हैं यहाँ स्पेस लैटिक, जो बहुत सारे यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से आप इसका फिगर बनाइए। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक को, कि यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल हेडिंग देंगे मिटाने के बाद इसको, तो इसको मिटाएंगे और पूरा कैरेक्टरिस्टिक जो है इस यूनिट सेल का लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल को समझते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट सेल का। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 ईड्स A, B and C, these ईड्स में और may not be mutually perpendicular। तो फर्स्ट डायमेंशन में यहाँ कहा जा रहा है कि यूनिट सेल का 3 ईड्स होता है A, B, C, D, ये डायमेंशन होता है A, B, C, और इसके साथ साथ जो है कहा गया कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा गया एंगल के बारे में, एंगल बिटवीन द ईड्स अल्फा, बीटा एंड गामा, thus a unit cell is characterized by 6 perpendiculars A, B, C, alpha, beta and gamma as shown in figure। तो फिगर को देख लीजिए, यहाँ पर ये यूनिट सेल लिया गया है जिसका 6 डायमेंशन है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। A हो गया एक साइड, एक B हो गया साइड, और एक C हो गया। ये वाला साइड देखिए ऐसे मार्क किया गया है, ये C साइड है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एंगल बना रहा है ये बीटा, इसके अल्फ़ा, और यहाँ से इसके साथ जो है गामा। तो ये 6 डायमेंशन यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये यूनिट सेल जो यहाँ ये दिखाया गया है, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका एक्सिस लिया गया है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके साथ ही एंगल अल्फ़ा बीटा गामा बन रहा है। तो ये 6 जो है इसका कह सकते हैं कि पिरामीटर होता है। तो लिखेंगे यहाँ वी से दैट यूनिट सेल हैज 6 पिरामीटर्स, 3 साइड्स, ईड्स एंड एंगल। ईड्स को लिया गया A, B, C एंड 3 एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल का जो पिरामीटर है 6 होता है, जिसमें 3 ईड्स और 3 एंगल होता है, जैसा कि दिखाया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से ध्यान देना है। यहाँ
क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल इम्पोर्टेंट है, अभी पीछे बोल रहे थे, ध्यान देना है यहाँ से, बात को नोट भी करते जाना है। जैसे कितना फ्रेश नोट किया गया है, इसी तरह से स्पष्ट लिखते जाना है समझते हुए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल को दो तरह से मुख्य रूप से क्लासिफाइड किया गया है, लिखा गया है। यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल में दो तरह से यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट को देखिए यहाँ डिफाइंड किए हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल को, लिखा गया व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लैटिक पॉइंट्स कह सकते हैं, वो एटम हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, वो अगर कॉर्नर्स के पोजीशन पर, अगर यूनिट सेल के कॉर्नर के पोजीशन पर केवल प्रेजेंट हो तो इस तरह का यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखना हो तो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल देखिए बताते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा। ये इसको लिख लिए होंगे। ये जो आप देख रहे हैं यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर केवल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब लैटिक सेल जो प्रेजेंट है केवल रहता है, इस तरह का यूनिट सेल को हम लोग परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ये ध्यान देने का बात है। परमिटिव यूनिट सेल समझ में आया होगा। तो परमिटिव यूनिट सेल को यहाँ डिफाइन करते हुए कहा गया कि केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ और भी कहीं कहीं लैटिक पॉइंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह के यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन लिखिए, व्हेन ए यूनिट सेल contains one or more constituent particles present at position other than corners, मतलब कॉर्नर के अलावा भी, है ना, इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर इट इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब कहा गया कि कॉर्नर के अलावे भी अगर लैटिक पॉइंट कहीं है तो उस तरह के यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। देखिए यहाँ लिखे हैं सेंटर्ड यूनिट सेल आर 3 टाइप्स, है ना, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको BCC बोलेंगे शॉर्टकट में। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको FCC बोलेंगे। तीसरा है इंड सेंट्रल यूनिट सेल, ECC बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC का मतलब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको देखिए डिफाइंड किया गया है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को। सच ए यूनिट सेल कॉन्टेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, ब्रैकेट में लिखा गया है। एट इट्स बॉडी सेंटर्ड बिसाइड द वंस दैट आर इट कॉर्नर्स एज सोन इन फिगर। मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है डिफिनीशन में कि अगर कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर बॉडी पर अगर एक और अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इस तरह के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है, जैसा कि फिगर में बनाया गया है। इधर लिख लिए होंगे, इधर नोट करिए, तो आगे इसका फिगर ऊपर बनाएंगे, जगह नहीं है, लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। देखिए BCC के लिए यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, आपको भी बनाना है इसी तरह। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को डिफाइंड करते हुए कहा गया कि कॉर्नर पर तो रहेगा ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉर्नर के साथ साथ इसके सेंटर में भी एक यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल से आयन हो सकता है। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, BCC है, स्ट्रक्चर ऑफ BCC। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना हो गया, 8 कॉर्नर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पर, और उसके साथ साथ एक इसके सेंटर में, क्यूब के सेंटर में, क्यूब एक 3 डायमेंशन है, उसका सेंटर कहाँ होगा अंदर, यहाँ पर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, तो इस तरह के यूनिट सेल को BCC बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC, सच एज यूनिट सेल contain one constituent particle present at the center of its face besides the ones that are its corners is called FCC। मतलब एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ इसके हर एक फेस के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस्ड हो, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं FCC के लिए, समझिए 8 कॉर्नर पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा ही, साथ साथ इसके 6 फेस के सेंटर पर भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। तो देखिए ये ऊपर एक फेस हो गया, दिखा दिए उसके सेंटर पर, नीचे एक फेस है वहाँ भी सेंटर पर एक दिखा दिए, ये बगल में यहाँ भी दिखा दिए, इस बगल में दिखा दिए, एक आमने है, एक सामने है या एक पीछे है, तो एक सामने वाले पर दिखा दिए हाँ, और एक अंदर वाला जो दिख रहा है वहाँ दिखा दिए। तो यहाँ पर 6 फेस होता है ना क्यूब का, देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक इस साइड एक इस साइड, एक आमने सामने होता है ना, मतलब कि एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो ऊपर में एक सेंटर फेस के सेंटर पर रख दिए, एक नीचे में रख दिए सेंटर पर, एक बगल में रख दिए, एक इस बगल में रख दिए, एक सामने में रख दिए, एक अंदर में रख दिए। तो टोटल 6 यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 फेस के सेंटर पर रख दिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकता है, और इसके 8 कॉर्नर पे रहता है इस तरह का यूनिट सेल, जिसमें इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर रखे गए हों और एक दूसरे से अटैच हों, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टोटल यूज हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल्स टू 14। कहिए कैसे, 8 कॉर्नर पर और 6 फेस पर, तो 8 6 14, तो 8 + 6 = 14, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को, ठीक है। पहले तो अब ये लिख लीजिए जल्दी से, तो इसको मिटाते हैं और ECC को समझते हैं, ऊपर से पूरा फ्रेश करें और ECC से आगे बढ़ें। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो कि थर्ड यूनिट सेल है, और इसको ECC भी बोल सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि इन सच यूनिट सेल ऑन constituent particle present at the center of only 2 opposite face besides the ones present at its corner। मतलब कहा गया कि यहाँ जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पर तो रहेगा ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, साथ ही साथ उसके किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर रखा जाए, इस तरह का यूनिट सेल इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। मतलब ये मान लीजिए फेस हो गया, इसका अपोजिट फेस ये हो गया, इसके सेंटर पर 2 और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिए, तो ये आपका ECC हो गया यूनिट सेल। समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है यूनिट सेल को। इसी से आगे कंटिन्यू होने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए हेडिंग दिए हैं, आप भी हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का डायमेंशन मतलब, डायमेंशन का मतलब यहाँ है कि यूनिट सेल का मास डेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाए। तो चलिए यहाँ से देखिए, लिखा गया है कि let A be the edge length of a cube। मान लिया गया कि स्मॉल a जो है क्यूब का इज लेंथ है, इज लेंथ का मतलब साइड लेंथ a, ठीक है।
अब आगे कहा गया एंड इट्स कंटेन्स जेड एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ एटॉमिक मास m। माना गया कि जेड एटॉमिक नंबर है, जेड एटम्स है और जिसका मास जो है m है। ठीक है, आगे देखिए मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास क्या हो, क्योंकि जेड तो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल रखा गया है वो है ना जेड नंबर, और उस एटम का एटॉमिक मास जो है m लिया गया है। पूरा यूनिट सेल का मास फाइंड करना है, तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट इनटू मास ऑफ ईच एटम्स। मतलब यहाँ क्या है, पूरे यूनिट का मास निकालना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है यूनिट सेल, कितना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स इस पे अरेंज किया गया है, इस टाइप का यूनिट सेल है तो उतना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। हर एक एटम का जो मास है जो स्मॉल m लिया है वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा मास ऑफ यूनिट। मास ऑफ यूनिट इक्वल टू जेड लिए है, नंबर ऑफ एटम को जेड इंटू m लिए है, मास ऑफ ईच एटम तो जेड इंटू m हो गया। यहाँ लिखा गया वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास है ये m। अब यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू m बाई na। m बाई na क्या है, मास ऑफ ईच एटम विथ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा जेड m बाई na। ठीक है, जेड तो है ही यहाँ पर आपका मास ऑफ ईच एटम विथ एवोगाड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में, तो m बाई na जेड इंटू m बाई na हो गया। na एवोगाड्रो नंबर है लिखा गया। अब आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। माना गया कि वॉल्यूम यूनिट सेल का ए क्यूब क्योंकि साइड लेंथ a है तो वॉल्यूम क्यूब का एक क्यूब ही ना होगा, क्योंकि यूनिट सेल का शेप क्यूबिकल है तो वॉल्यूम ए क्यूब हो गया। अब यहाँ से देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो पता है आपको होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वही लिखा गया। अब यहाँ देखिए मास आपका जेड m बाई na है, जेड m बाई na है मास, यूनिट सेल का मास जेड m बाई na है, na एवोगाड्रो नंबर है। बाई वॉल्यूम मतलब 1 बाई a क्यूब, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू जेड m बाई a क्यूब इनटू na होगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया डायमेंशन फाइंड करने का यूनिट सेल का। डेंसिटी अगर फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, याद रखना है। मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी का, मास यहाँ पर यूनिट सेल का जेड m बाई na है और वॉल्यूम है a क्यूब, ये आ गया डेंसिटी। डेंसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जेड a बाई a क्यूब इंटू na। कभी कभी m के जगह पर जो है a भी लिखा जाता है, a जो है एटॉमिक मास है, यहाँ भी मास ही। अब यहाँ आगे देखिए लिखा गया है फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से फॉर डेंसिटी d वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास m ऑफ मेटल एज अदर पैरामीटर्स आर नोन। मतलब इसके एक्सप्रेशन से आप डेंसिटी फाइंड करते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं किसी यूनिट सेल का। ठीक है, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ये तीनों यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में जानेंगे कि और जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नंबर ऑफ लाइटिक पॉइंट इन यूनिट सेल के लिए यूनिट सेल के लाइटिक पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो लिखा गया है लाइटिक पॉइंट इन FCC, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइटिक पॉइंट्स इन FCC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो हो जाएगा आपका 8 कॉर्नर के लिए और 6 जो है
वर्टेक्स मतलब ये हो गया आपका कॉर्नर, और ये फेस के सेंटर के लिए 6, तो हो गया 14। ये ध्यान रखना एग्जाम में आता है। यहाँ से फिर लिख सकते हैं पर यूनिट लैटिक पॉइंट्स इन FCC। ये भी ध्यान रखना है, पर यूनिट लैटिक पॉइंट्स FCC के लिए एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2, और यहाँ भी 1/2 होगा। नहीं, ध्यान देना है यहाँ पर क्योंकि देखिए FCC के लिए 8 कॉर्नर है, पर यूनिट लैटिक पॉइंट्स फाइंड करना है तो 1/8 ठीक है, क्योंकि 8 पॉइंट्स है लैटिक और कॉर्नर 8 है, तो पर यूनिट पूछा जा रहा है, तो पर यूनिट के लिए 8 कॉर्नर पर 8 पॉइंट है, तो 8 × 1/8 होगा ही, मतलब 8 से डिवाइड करना होगा। 6 जो है फेस पर 6 लैटिक पॉइंट है, और फेस के लिए 1/2 से यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फेस जो है आमने सामने के लिए 2 पेयर्स को लिया गया है। तो ये तो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो 4। ये ध्यान रखना है, लैटिक पॉइंट्स पर यूनिट लैटिक पॉइंट्स जो है FCC के लिए 4 होता है। अब FCC तो बनाए ही थे, फिर से अगर बनाना है तो इस तरह से बना लेंगे। 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर के लिए लैटिक पॉइंट शो करेंगे 8, और फेस के लिए 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो यही पॉइंट्स को दिखाया गया है। अब यहाँ दूसरे पॉइंट में लिखेंगे लैटिक पॉइंट्स इन BCC। BCC मतलब समझ रहे होंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ लैटिक पॉइंट आपका 8 कॉर्नर के लिए और 1 बॉडी के सेंटर पे, तो 9 हो जाएगा। पर यूनिट नंबर ऑफ लैटिक पॉइंट लिख सकते हैं। BCC के लिए तो 8 × 1/8 और प्लस सेंटर के लिए 1, तो आपका हो जाएगा ये 1 + 1 2। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को यहाँ बनाया जाए तो इस तरह से इसका डायग्राम होगा। बॉडी सेंटर, तो ये यूनिट सेल हो गया। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है एक टाइप है यूनिट सेल का। तो कॉर्नर के लिए सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स को दिखा दिए 8, और एक सेंटर के लिए दिखा दिए, तो वहीं 8 + 1 9 आया है, और यहाँ पर यूनिट का बात हुआ है तो 2 होगा। अब तीसरा जो है सिंपल यूनिट सेल के लिए देख लेते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के लिए आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहें या लैटिक पॉइंट्स, तो वो होगा आपका 8, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल का मतलब यही हुआ कि इसके कॉर्नर पर केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट्स हैं और इसके अलावा कहीं नहीं है। तो 8 कॉर्नर पर पॉइंट, तो 8 होगा। पर यूनिट क्या होगा? पर यूनिट नंबर ऑफ लैटिक पॉइंट, तो 8 है, तो 8 × 1/8 पर यूनिट है, तो 1 होगा। पर यूनिट अगर पूछा जाए लैटिक पॉइंट सिंपल यूनिट सेल के लिए तो 1 होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए, मतलब कि सॉलिड स्टेट के लिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आगे का चर्चा करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग के बारे में जानेंगे, इस यूनिट सेल का पैकिंग कैसे होता है। तो ये अभी तक जो बता रहे थे आपको समझ में आया होगा, थ्योरेटिकल है। अब यहाँ से जो चलेंगे आगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा सामने, क्योंकि यूनिट सेल अभी आपको बता रहे थे, तो इसके बाद का चर्चा हम लोग करेंगे। अभी तक अगर आपको बताएं तो 50% कंप्लीट कर दिए हैं इस चैप्टर को।
और जो है बचा है 50%, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको नोट करिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको थोड़ा भी लगता है कि डाउट है, नहीं समझ में आया, तो तुरंत कांटेक्ट करिए। उस टॉपिक का फ़ोटो क्लिक करके हमको भेजिए, तुरंत हम उसको फिर से डिफाइंड करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे समझ में आया होगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिए, अगर दिक्कत होता है तो दोबारा देख सकते हैं, ये फ़ायदा हो रहा है इससे। तो आप लिख चुके होंगे, इसको समझ में भी आया होगा। थ्योरेटिकल था अभी तक, इसके आगे चलेंगे अगले क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।